तो आज तारीख है 14 सितंबर, और 14 सितंबर की पहली जो न्यूज़ आई है वो फ्रंट पेज पे इसी को लेके गया कि यूएस के हम देखते हैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर हम लोगों के यहाँ आए हुए हैं इस समय। तो उनसे बात चल रही है। और देखो, इंडिया ने टारगेट बना के रखा है 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लाने का। देखो, अभी हम लोगों का टोटल कंजप्शन ही तकरीबन 480 गीगावाट है। और अगर हम लोगों ने 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से बनाने लगे तो हम लोग नेट जीरो पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, 2035-40 में ही आ जाएंगे। तो इसके लिए यूएस ने हमको कहा है, यूएस के साथ अपनी टाइस हुए हैं। उसने कहा है कि इंडिया को 450 गीगावाट तक पहुंचाने में वो पूरी पूरी मदद करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ना, इंडिया के 2030 तक एक तो 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट है। वहीं अपनी इंडियन रेलवे की बात करते हैं तो उसने भी टारगेट बना के रखा है कि 2030 तक वो नेट जीरो इमिशन कर देगा कार्बन का, कि मतलब जितना कार्बन निकलेगा उतना सोख भी लेगा वापस। तो नेट जीरो का टारगेट है 2030 तक भारत रेल का, और 450 गीगावाट रिन्यूएबल का टारगेट है इंडिया का 2030 तक। अब जब देखो इंडियन यूएस की बात आई है तो इंडिया यूएस की सारी ही बात कर ले रहा है, रिलेशनशिप्स की भी। तो देखो, इंडिया यूएस के बीच में चार ऐसे अलग अलग एग्रीमेंट है ट्रेड को लेके और डिफेंस को लेके, अलग अलग चीजों को लेके। जैसे कि एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है GCOMIA, जिसका फुल फॉर्म है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जो 2002 में हुआ था। ये क्या है? जो अपने एक दूसरे की मिलिट्रीज को प्रोटेक्ट करना, और जो जनरल मिलिट्री एग्रीमेंट्स है एक दूसरे की जो आपस में हम लोगों ने बात की है उनको सिक्योर करके रखना, किसी और देश को पता ना पड़े। इंडिया और यूएस के बीच में जो टाइस हुए हैं वो सब चीज़ें पब्लिक ना हो। तो इन सब को लेके एक एग्रीमेंट है इंडिया यूएस के बीच में जिसका नाम है GCOMIA। एक एग्रीमेंट है इंडिया यूएस के बीच में, उसका नाम है LEMOA, जिसका नाम है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसका कुछ दिनों पहले भी अपन ने बात किया था कि 2016 में ये हुआ था LEMOA यूएस के साथ में हमारा। और जो बेसिक सप्लाईज होती हैं, जैसे उनका पोर्ट यूज करना, अब उनका एयरपोर्ट यूज करना, वो लोग हमारे पोर्ट एयरपोर्ट यूज कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए विमान को रोकना है, बीच में फ्यूल फिल करवाना है। तो इन चीज़ों का जो बेसिक कहा जाता है ना लॉजिस्टिक्स है, उनका हम लोग एक दूसरे का यूज कर सकें। ये भी हमारा यूएस के साथ में है। एक है हमारा यूएस के साथ में 2018 में एग्रीमेंट हुआ था, उसका नाम था कॉमकासा, COMCASA। अब ये इसका फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये क्या है ना, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो देखो आपस में कम्युनिकेशन तो करते ही हैं। तो वो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन अगर किसी टेररिस्ट ग्रुप की है जो इंडिया को नुकसान पहुंचा सकती है, या कुछ ऐसी है जो यूएस को नुकसान पहुंचा सकती है, तो हम लोग एक दूसरे से साझा करेंगे, आपस में बांटेंगे ऐसी इन्फॉर्मेशन को। या हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे कोई खतरा आने वाला है और वो चीज़ यूएस को पता पड़ गई है, तो वो चीज़ें, ऐसी इन्फॉर्मेशन को यूएस हमें देगा, हम यूएस की कोई प्रॉब्लम आए तो उसको देंगे। तो आपस में इंफॉर्मेशन को साझा करेंगे, इसके लिए कॉमकासा हुआ था। एक और एग्रीमेंट है जिसका नाम है BECA, जिसका फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत क्या होता है ना, जैसे ये बेसिकली शिप्स के लिए है कि जैसे हमारी शिप्स गुजर रही हैं इंटरनेशनल, जो पानी है उससे गुजर रही हैं, कहीं किसी देश की दूसरी टेरिटरी में ना चली जाएं, तो हम भी उनकी शिप्स को, जब वो हिंद महासागर में आएंगे तो हम भी मॉनिटर करते हैं, और जब अपनी शिप्स वहां पे जाती हैं तो यूएस मॉनिटर करता है। और आपस में जीपीएस, एक दूसरे से जीपीएस साझा करते हैं, कि जीपीएस की जो मानक है उनको साझा करते हैं, एक दूसरे को पता पड़ पाए कि किन की शिप्स कहाँ है, कैसी हैं, क्या क्या है। तो आपस में बांट के रखना और पता करना, आपस में कॉरपोरेशन से चलना, इसके लिए और एग्रीमेंट किया गया था बीका का, BECA। अब देखो, ये तो डिफेंस एग्रीमेंट हुई जो मेन है। अब हम बात करें थोड़ी ट्रेड की, तो यूएस से इंडिया का ट्रेड हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। देखो, यूएस से इस साल हम लोगों ने तकरीबन $17 बिलियन का पॉजिटिव ट्रेड किया है। मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, इम्पोर्ट कम। और फिफ्थ बिगेस्ट FDI अगर हम कहें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है, तो वो यूएस से आता है हमारे यहाँ। अगर बात करें 2+2 डायलॉग की, तो वो भी हम यूएस से करते हैं, फाइनेंस को लेकर ही। वहीं बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज है, चाहे युद्धाभ्यास की बात कर लें, वज्र प्रहार की बात कर लें, तारकश की बात कर लें, टाइगर ट्रम्प की बात कर लें, कोप इंडिया की बात कर लें। ये 6 ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जो इंडिया और यूएस की आर्मी आपस में करती हैं, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। और $15 बिलियन का हम लोगों ने यूएस से डिफेंस एग्रीमेंट भी कर रखा है, हम लोग अलग अलग चीजें खरीद रहे हैं यूएस से।
वहीं हम लोग बात करें, यूएन हुआ, WTO हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, आसियान हुआ, इन सभी में हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। और हाँ, एक 2005 में इंडिया यूएस एनर्जी डायलॉग भी हुआ था, जिसके अंतर्गत 6 चीजें थी कि हम लोग ऑयल गैस में, कोल में, पावर में, एनर्जी एफिशिएंसी में, नई टेक्नोलॉजी में और रिन्यूएबल एनर्जी में, इन सब में मिलकर बात करेंगे। तो अभी इसी जो एनर्जी डायलॉग 2005 में हुआ था, इसी का एक पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जी, 6वां पॉइंट। उसी को लेके अभी बात करने वहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आए हैं भारत में। और बाय द वे, जो कोवड़ा करके एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहां पे यूएस 6 न्यूक्लियर रिएक्टर भी बना रहा है इंडिया के लिए। तो दैट्स ऑल। ये ओवरऑल में थोड़ा एक ग्लिम्स था कि इंडिया और यूएस के रिलेशन कैसे हैं और क्या चल रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो एक छोटी सी न्यूज़ आई है ऑस्कर फर्नांडिस को लेके। देखो, वो कांग्रेस के मंत्री भी थे, वो एमपी भी बने हैं 4-5 बार, ऊपर से वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं 2 बार, और कहा जाता है वो कांग्रेस में गांधी परिवार के बहुत ज़्यादा करीबी थे। तो वो 80 साल के थे और उनकी हाल में मौत हो गई है। और एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो वो आई है कि एक टीम के बारे में आई है। देखो, एक 8 लोगों की टीम है जिसने 5 दिन का सफर करके और सियाचिन ग्लेशियर पे पहुंच गई है वो। और बाय द वे, उन लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया वो ऐसे कि वो वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल की टीम है जो विथ डिसेबिलिटी, मतलब कि सारे के सारे किसी न किसी तरीके से डिसेबल है। तो डिसेबल लोगों की 8 लोगों की टीम थी जो 5 दिन में सियाचिन ग्लेशियर पहुंची, उन लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब सियाचिन ग्लेशियर की बात करें ना, तो वो शुरू होता है सियाचिन ग्लेशियर NJ9842। ये एक चेक पॉइंट है इंडिया का, NJ9842, वहां से शुरू होता है सियाचिन ग्लेशियर। और आगे हम देखते हैं इंद्रास कॉल, जिसको हम लोग इंडिया का सबसे उत्तरतम पॉइंट मानते हैं, वहां तक जाता है सियाचिन ग्लेशियर। अब हुआ क्या था ना, जिस समय पार्टीशन हुआ था इंडिया, जब पीओके का पार्टीशन हुआ है, बाय द वे, बस बाय द वे पीओके हमारा ही हिस्सा है, लेकिन एक लाइन तो खींची गई थी कि हाँ इसके बाद का उधर का पाकिस्तान चला गया। तो उस टाइम पे सियाचिन पे किसी ने गौर नहीं किया था, उन्होंने कहा वो सुदूर क्षेत्र है, उनमें उस एरिया में क्या पार्टीशन करना, उसमें तो कौन ही जाएगा। लेकिन बाद में जब इंडिया और पाकिस्तान वॉर हुई तो वो एक बहुत मुख्य बेस कैंप के रूप में बन के हम लोगों के सामने आया। तो उसके बाद में पूरा सियाचिन ही हम लोगों ने ले लिया था। तो दैट्स ऑल, यही एक छोटी सी न्यूज़ थी जो जानना जरूरी थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो वो आई है एक डाटा है छोटा सा, मतलब बेसिकली वर्ल्ड बैंक का। कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आने वाले सालों में जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज होता रहा है वैसा होता रहा, तो अगले 30 साल में तकरीबन 21 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको माइग्रेट होना पड़ेगा। और उनमें अगर अपन बात करें सबसे ज्यादा कहाँ पे होंगे, तो जो सब सहारन पार्ट है उससे सबसे ज्यादा लोग माइग्रेट होंगे, और सेकंड नंबर पे जो नॉर्दर्न अफ्रीका वाला पार्ट है उससे लोग माइग्रेट होंगे। अब इसमें वर्ल्ड बैंक की थोड़ी बात करें कि 1944 में वर्ल्ड बैंक बना था, और 189 कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड बैंक के सदस्य हैं। बाद में याद रखना, वर्ल्ड बैंक कोई एक अकेली बैंक नहीं है, इसमें 2 बैंक आती हैं, IBID और IDA। IBID के 189 सदस्य हैं और IDA के 173 सदस्य हैं। ऐसे टोटल मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें IBID, IDA, IFC, आई और MIGA, ये सब मिलके तब वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। डेविड मालपास हैं जो उसके प्रेसिडेंट है, और अंशुला कांत जो इंडिया की है वो इस समय उसकी चीफ इकोनॉमिस्ट है। और अगर टॉप वोटिंग राइट्स की बात करें वर्ल्ड बैंक में किसके हैं, तो US नंबर 1 पे, जापान सेकंड पे और चाइना थर्ड पे। एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, वो आई इसराइल को लेके। कि इसराइल ने ऐसे अनआर्म्ड व्हीकल रोबोट हैं जो उसके बॉर्डर पे इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, जो सर्विलियंस करेंगे और साथ साथ में वो लोगों को मारेंगे भी। मतलब उनमें बंदूकें लगा दी हैं, वो खुद से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हमारे देश का नहीं है, ये दूसरी तरफ से आ रहा है, तो वो लोगों पे गोली चलाकर उनको मार भी देंगे। ऐसा पहली बार किसी बॉर्डर पे हुआ है। तो ये इसराइल में हुआ है। और अगर इसराइल की बात करें ना ब्रो, तो देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लाइफ डेथ की प्रॉब्लम है। आइडेंटिफाई कैसे करेगा वो रोबोट कि किसको मारना है किसको जिंदा रखना है। क्योंकि मानो कोई किसी बंदे को जिसको केवल पकड़ना था, वो उस पर भी गोली चला देगा। तो अभी ये प्रॉब्लम्स हैं, बट इसको डिप्लॉय किया जा चुका है और ये ऑन ग्राउंड पर काम भी कर रहा है वहाँ पर। अब अगर वहाँ की बात करें ना कि इसकी डेप्यूटी हेड कौन है जिन्होंने ये रोबोट बनाए हैं उस टीम की, तो वो एक इंडियन है जिनका नाम है रानी अवनी। अब एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं।
तो वो आई है कि पाकिस्तान की तरफ से, कि पाकिस्तान का अभी हम लोगों ने देखा कि वहाँ के कोचों ने इस्तीफा दे दिया था। तो जो मैथ्यू हेडन है और जो फिलेंडर है, उन दोनों लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट कोच का टीम बना दिया गया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ और आई है, वो भी पाकिस्तान की पीसीबी से है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए हेड हैं वो रमीज राजा को बना दिया गया है। और इरहान मानी थे जो अभी पिछले 3 साल से पीसीबी के हेड थे, अब रमीज राजा हो गए हैं। और एक छोटी न्यूज़ और आई है कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ जो रूट को बना दिया गया है मेंस में, और जो रिचर्डसन है उनको वुमेन बना दिया गया है। बाद में याद रखना कि जो क्रिकेटर ऑफ द मंथ होते हैं आईसीसी के, ये याद रखना जरूरी नहीं होता। ये बेसिकली अगर 2-3 महीने में ही तुम्हारा एग्जाम है तो पूछा जा सकता है, वरना तो नहीं पूछते। एक नेक्स्ट न्यूज़, क्योंकि ये हर महीने नहीं आते हैं, एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं जो आई है बाइनल डिफेंस डायलॉग की, जो हमारा अफ्रीका के साथ में होने वाला है। कि जो डिफेंस एक्सपो अभी होने वाला है गांधीनगर में, गुजरात में, उसमें एक बाइनल डिफेंस डायलॉग होने वाला है इंडिया और अफ्रीका का मिला के। इसमें क्या होगा ना, देखो, अगर इंडिया अफ्रीका की बात करें थोड़ी सी, कि इंडिया अफ्रीका के रिलेशन कैसे हैं, तो इंडिया अफ्रीका के बहुत पुराने रिलेशन रहे हैं। देखो, जेनेटिकली हम लोगों के रिलेशन तो है ही है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम लोग गोंडवाना लैंड का पार्ट है और वहीं से टूट के आए थे। उसके बाद में बात करते हैं कि एक है गाइड ऑफ द रेड सी, एक ग्रीक ऑथर है, उसने बुक लिखी थी। उसमें भी बताया गया है कि इंडियन और अफ्रीकन के कैसे रिलेशनशिप है। मार्को पोलो की बात करें, इंडिया आया था 1894 में। हम जानते हैं गांधी जी ने कॉलोनियल स्टेट्स के खिलाफ अफ्रीका में आंदोलन चलाया था, ठीक है। और चाहे हम बेंटेंग डिक्लेरेशन की बात करें जो 1955 में हुआ था अफ्रीका में, चाहे हम ग्रुप 77 की बात करें जो अफ्रीका के साथ में हम लोगों ने बनाया था, चाहे हम NAM जो नॉन अलायंस मूवमेंट है उसकी बात करें, उसमें भी अफ्रीका के ज़्यादातर देश हम लोगों के साथ में थे। तो और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया और अफ्रीका के बीच में रिलेशनशिप को बढ़ाती हैं। और सुनो, 33 ऐसी अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, जिनसे हम लोगों ने ड्यूटी फ्री एग्रीमेंट भी करके रखा है। और इंडिया अफ्रीका दोनों ने आपस में मिलके हर 3 साल में इंडिया अफ्रीका फॉरेन समिट भी करती है। तो जो इंडियन अफ्रीकन फॉरम समिट है वो बाय द वे शुरू हुई थी 2008 से, और 2008 से अभी तक हर 3-3 साल में इसको की जाती है। अब इसमें बात करें ना कि अफ्रीका में ई नेटवर्क फैलाने की बात हो, या एशिया अफ्रीकन ग्रुप की जो कंट्रीज है उनको बढ़ाने की बात हो, इंडिया अफ्रीका दोनों में दोनों दोनों के रिलेशन इन सब चीज़ों में अच्छे हैं और दोनों मिलके काम कर रहे हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं जो आई है ओला को लेके। कि देखो, ओला में हम लोग जानते हैं कि ई स्कूटर्स में ओला आने वाला है। तो ओला ने एक चीज़ और घोषित कर दिया है कि ओला वर्ल्ड्स वुमेन्स ओनली ई स्कूटर के लिए लार्जेस्ट प्लांट बनाएगा। कि मतलब जो ई स्कूटर प्लांट बनाएगा वो ओला, जिसमें ई स्कूटर बनेंगे, वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट होगा, जिसमें केवल महिलाएं काम करती हैं। और ओला का कहना यह है कि हाल में इससे तकरीबन 10,000 और आने वाले समय में 1 लाख महिलाओं को इससे जॉब मिलेगी। चलो, ये अच्छी बात है, देखते हैं आगे क्या होता कैसे है, क्योंकि वादे बहुत बड़ी बात होती है, इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है। एक अगले न्यूज़ की बात करते हैं जो आई है PLI स्कीम को लेके, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को, कि जिसमें हम लोग देखते हैं ना कि कोई भी चीज़ तुम बेच के आओ और बदले में, मतलब ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर से जुड़ी हुई हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर की कोई भी चीज़ अगर आप लार्ज स्केल पे बनाते हैं इंडिया में, तो मान लो जैसे 100 रुपए है एक एग्जाम्पल, तो अगर 100 रुपए के ऊपर तुम 2 से 4 रुपए और ऊपर की बना दो, 104 रुपए तक की, तो वो जो 2-4% एक्स्ट्रा है उस पर सरकार अपने टैक्सेस नहीं लगाती है। ये स्कीम है PLI। तो इसी स्कीम के तहत सरकार ने अभी 26,000 करोड़ रुपए हैं जो अलग अलग कंपनियों को दिए हैं। कि होता क्या है ना कि कंपनियां तो टैक्सेस लॉट दे देती हैं कंपनियों को, जैसे तुमने 104 का कुछ बनाया है, 104 करोड़ का, तो तुम्हें तो पूरा 104 करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन बाद में सरकार वो ऊपर का 2-4% टैक्स वापस लौटा देती है। तो जो वापस लौटाया अभी PLI स्कीम के तहत वही है तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए। एक अगले स्कीम की बात करते हैं, अरे क्या बोला, एक अगले न्यूज़ की बात करते हैं जो आई है ICMR और IIT लेके। देखो, ICMR जो है और IIT बॉम्बे, इन दोनों को परमिशन मिल गई है कि ये लोग अंडमान निकोबार में ड्रोन का यूज कर सकेंगे और
सरकार की ड्रोन परमिशन से ये लोग वहाँ पे जो मेडिकल सप्लाईज हैं उनको उपलब्ध करवा सकेंगे, क्योंकि अंडमान निकोबार में ऐसे बहुत सारे सुदूर एरिया हैं जहाँ पे लोग नहीं पहुँच सकते, तो ड्रोन की जरूरत पड़ती है वहाँ। आईसीएमआर की बात करें तो 1911 में आईसीएमआर बना था, और बलराम महाजन है जो इस समय इसके हेड है। That's all। एक नेक्स्ट छोटी सी न्यूज़ है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी की बात करें तो हम जानते हैं थर्ड मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है हिंदी, और इंडिया में तकरीबन तकरीबन 2011 के सेंसस के हिसाब से बात करें तो 38% लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। और वर्ल्ड हिंदी डे बाय द वे 10 जनवरी को आता है। ये जो हिंदी दिवस है ये इंडिया का है, तो ये 14 सितंबर को आता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, तो आइए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को लेके, डीएमआरसी को लेके, कि सुप्रीम कोर्ट ने डीएमआरसी से कहा है कि वो रिलायंस को तकरीबन 2800 करोड़ रुपए देगी मेट्रो रेल का जो केस चल रहा था उसमें। अब हुआ क्या था इस केस में, दिल्ली सेक्टर 21 से लेके जो आईजीआई एयरपोर्ट है उसके बीच में टर्मिनल 3 जो है, उसमें इन लोगों ने बनाई थी एक मेट्रो। जो मेट्रो रिलायंस की, देखो रिलायंस की एक सब कंपनी है वो रिलायंस ही उसका ओनर, जिसका नाम है DAMEPL। तो DAMEPL कंपनी के द्वारा ये मेट्रो का निर्माण किया गया था। तो इसमें हुआ क्या, ये मेट्रो कुछ समय बाद सरकारी कामों की वजह से और चीजें, मतलब सरकारी क्राइटेरिया जो सरकार ने रखे थे वो पूरे नहीं कर पाई, तो इसको बंद करना पड़ गया। बाद में इसमें रिलायंस, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि रिलायंस को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा लगातार, तो वो नुकसान की पूर्ति करना, क्योंकि देखो 50-50% स्टेक्स हैं इसमें दोनों के, दिल्ली सरकार ने 50% रुपए लगाया है, 50% रिलायंस ने लगाया है। तो पूरा खर्चाना जो भुगत रही है वो रिलायंस नहीं भुगतेगी, 50% दिल्ली सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो डीएमआरसी को अभी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इसका 50% जो नुकसान है वो आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 50% स्टेक्स आप पे हैं, और 2800 करोड़ रुपए अब दिल्ली सरकार रिलायंस को देगी, क्योंकि टोटल जो नुकसान हुआ है वो है 5600 करोड़ का, तो उसका आधा दिल्ली सरकार देगी। एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, वो आई है एक रिसर्च आई है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के द्वारा। इसमें ये कहा गया है कि 2050 तक अगर हम लोग अपने ऑयल प्रोडक्शन का टोटल 3% कम कर लें, तो ओवरऑल जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकता है। और देखो ओवर ये कैसे कम करेंगे ना, कि देखो पहली बात तो $2.9 ट्रिलियन जो है वो कोस्ट बढ़े जाएगी, ये वाली बात भी है, क्योंकि हम लोग पेट्रोलियम और गैस को बंद करके सीधे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इन सब पे जाना पड़ेगा, तो कोस्ट तो बढ़ेगी। बट जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि हम लोग जब जलाते हैं फ्यूल जलाते हैं तो उससे चारों ओर परत बन जाती है, हमारे चारों ओर एक एटमोसफियर परत बन जाती है, जिससे सूरज की ऊर्जा तो आती है पृथ्वी में अंदर, सूरज से तो चली आती है ऊर्जा, बट वो ऊर्जा परावर्तित होकर वापस एटमोसफियर में नहीं जा पाती, स्पेस में नहीं जा पाती, और एटमोसफियर उसको रोक लेता है, तो इससे होती है ग्लोबल वार्मिंग। इसी वजह से इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए कहा गया है कि अगर हम लोग तकरीबन तकरीबन 3% ऑयल गैस प्रोडक्शन भी कम कर देते हैं, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो सकता है 2050 तक। ये रिसर्च है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के द्वारा। एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, जो आई है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग को लेकर, कि इंग्लैंड में ये घोषित कर दिया गया है वहाँ के जो प्रेसिडेंट है बोरिस जॉनसन के द्वारा, कि 2021 के बाद इंग्लैंड में जितने भी घर बनेंगे उन लोगों को अपने घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पोर्ट बनाना जरूरी होगा, अनिवार्य है हर घर में। और और बाद में ये भी कहा गया है कि 2030 तक टोटल जो गैस ऑयल पेट्रोल इन पे चलने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं उन सबको बंद कर दिया जाएगा इंग्लैंड में, और टोटल टोटल जो मिला करेंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हैं जो बिछा करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है आगे। अब ये तो ये वहाँ पे लागू कर दिया गया कि 2021 के बाद जितने भी घर बनेंगे सब में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पोर्ट होगा घर के बाहर। एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, वो आया है देखो हम जानते हैं इंडो पाक वॉर हुई थी, उसको 50 साल पूरे हो गए हैं, और इसी 50 साल पूरे होने पर हम लोगों ने एक स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया है। और इस स्वर्णिम विजय वर्ष पे हम लोगों ने क्या किया है, एक मशाल है, एक विक्ट्री फ्लेम मान लो, तो उस विक्ट्री फ्लेम को हम लोग पूरे इंडिया के हर राज्य में घुमा रहे हैं। तो हो क्या रहा ना, अभी हाल में वो विक्ट्री फिल्म अरुणाचल प्रदेश पहुंच गई है, बस इतनी सी छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन कहाँ पहुंची है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर ये करता है कि विक्ट्री फिल्म क्या है और स्वर्णिम विजय दिवस जो मनाया जा रहा है वो किसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं,
तो वो आई है जो लार्जेस्ट लाइसेंस्ड एनएफटी प्लेटफॉर्म के बारे में। एनएफटी प्लेटफॉर्म क्या होता है कि ऑनलाइन तुम्हें मान लो कोई इंटरटेनमेंट की कोई चीज़ है, स्पोर्ट की कोई चीज़ है, या कोई आर्ट है जिसको तुमने ऑनलाइन खरीदा है, किसी ने बनाया हुआ है, तो ये सब चीज़ें एनएफटी में आती हैं। तो ओलेक्सन करके एक कंपनी है, OLEXION, ये कंपनी ऑनलाइन सबसे बड़ा लाइसेंस्ड एनएफटी प्लेटफॉर्म बन गया है इंटरनेशनली। बाय द वे, इंडिया ने इसको सबसे बड़ा नहीं माना, इंडिया एनएफटी प्लेटफॉर्म में उतना विश्वास नहीं करता, लेकिन यूएस और जो देश हैं उनके द्वारा, यूएस के द्वारा बेसिकली ये घोषित किया गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एनएफटी प्लेटफॉर्म बन गया। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, यहाँ से एडिटोरियल शुरू होते हैं कि एक एडिटोरियल है यूएस चाइना की बातचीत को लेके। देखो हुआ क्या है ना, हम देख रहे हैं यूएस चाइना दोनों दुनिया के सबसे बड़े देशों के रूप में उभर रहे हैं, यूएस चाइना महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। तो इन लोगों में आपसी बातचीत होना चाहिए, आपसी कॉन्फ्लिक्ट को इन्हें छोड़ना पड़ेगा पीछे। और पिछले 5 साल में जो चल रहा है ना, देखो यूएस ने चाइना पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं ट्रेड वॉर की वजह से, कोरोना की ये चीजें थोपने कि हाँ ये कोरोना को चाइनीज वायरस बोला, यूएस को द्वारा कहा गया, मतलब बातें कही गई। और ये किया गया था ट्रंप के द्वारा। और अभी हम देखते हैं जब से बाइडन भी आए हैं, तो बाइडन के आने के बाद भी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं है दोनों में। अब ये बात कही जा रही है कि दोनों देशों के ऑफिशियल्स के बीच में मीटिंग शुरू करनी पड़ेगी इन्हें, मीटिंग शुरू करनी पड़ेंगी, बातचीत के मुद्दों का निर्धारण करना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक कोई बातचीत के मुद्दे निर्धारित करके नहीं रखे हैं। तुम लोग वर्ल्ड की महाशक्ति बने जा रहे हो, तुम लोगों को आपसी मुद्दे और आपसी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना पड़ेगा। कंपटीशन होना चाहिए दोनों देशों के बीच में, ये अच्छी बात है। ये चाइना के जो मैन हेड है शी जिनपिंग, उन्होंने भी ये कहा कि हम चाहते हैं कि यूएस और चाइना के बीच में कंपटीशन हो, कंपटीशन होना अच्छा है, दोनों देशों को बढ़ने में मदद करता है, बट कॉन्फ्लिक्ट का रूप वो कंपटीशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन यूएस जो चाइना को लेकर गलत नीति बनाए हुए है, जिस एजेंडा पे चल रहा है, उस एजेंडा को यूएस को खत्म करना पड़ेगा, ये कहना है चाइना की शी जिनपिंग का। देखो आपसी कॉरपोरेशन की जरूरत है, जैसे अफगानिस्तान जैसी चीज हुई, उस पर आपसी कॉरपोरेशन की जरूरत है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। क्लाइमेट चेंज के लिए दोनों देशों को अभी से मिलकर चलना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे प्रॉब्लम क्या है ना, यूएस क्या कर रहा है, यूएस का देखो, यूएस ये तो चाहता है कि अफगानिस्तान पे हम चाइना से मिलकर चलें और क्लाइमेट चेंज पे हम चाइना से मिलकर चलें, लेकिन जहाँ पे दूसरी बातें आती हैं तो वहाँ यूएस पलट जाता है। चाइना का कहना यही है कि तुम बाकी मुद्दों पे बुराई करते हो और तुम चाहते हो कि हम और मुद्दों पे तुम्हारा साथ दें, कि जैसे ह्यूमन राइट वायलेशन की बात हुई, सिविल लिबर्टी वायलेशन की बात हुई, ताइवान हांगकांग में अनसर्टेनिटी पैदा करने की बात हुई, वहां पे इंटरफेयर करता है यूएस। चाहे साउथ चाइना सी की बात करें, उसमें इंटरफेयर करता है। कोविड के नाम पे चाइना को बदनाम इंटरनेशनली करने की बात हुई, इसमें यूएस ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। यूएस के प्रेसिडेंट उसको, कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस बोलने लगे थे। वीजास की रिस्ट्रिक्शंस की बात हुई जो लगाए हुए हैं, एक्स्ट्रा रिकंस्ट्रक्शन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए हुए हैं, चाइना पे इम्पोज किए हुए हैं यूएस ने, कि हमारे देश में आएगा तो हम ये रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। चाइना का कहना ये है कि ये सारी चीज़ें तुम्हें बंद करनी पड़ेगी, तब हम ये अफगानिस्तान और क्लाइमेट चेंज जैसे जो मुद्दे हैं उन पे हम तुम्हारे साथ में बात कर सकते हैं। देखो यूएस की नीति चाइना के एस्पेक्ट्स को लेके कुछ भी हो, बट आपसी करस्पॉन्डिंग्स जरूरी है, उनकी आपसी संबद्धता जरूरी है, आपस में कॉरपोरेशन बनाना जरूरी है जो दुनिया के लिए फायदेमंद है। और यही पूरा इतना ही चीज एडिटोरियल में लिखा हुआ है कि हाँ चाइना ये चाहता है कि यूएस इन चीजों को बदले। जब जब चाइना फिर कहता है कि हाँ हम उसके बाद में आपसी करस्पॉन्डेंस और आपसी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या यूएस ये करना चाहता है और क्या यूएस ये करेगा, ये सब तो देखने वाली बात होगी। तो दैट्स ऑल, ये तो पूरा एडिटोरियल इतना ही सा था। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है स्कूल्स को लेके। देखो हुआ क्या ना, तकरीबन 1.5 साल यानी कि 17 महीने बाद बच्चे धीरे धीरे करके स्कूल्स में अब लौट रहे हैं, स्कूल में बच्चे वापस जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं ना, जो रूल्स के टीचर्स जो होते हैं ना स्कूल्स में, वो 2 प्रकार के हैं अलग अलग। तो कुछ टीचर्स का तो ये है कि उनको हाफ ईयरली में बच्चे ने कितने मार्क्स लेके आए, क्वार्टरली में बच्चे कितने मार्क्स लाएंगे, उन्हीं एग्जाम नंबर के आधार पे बच्चों को तौलते हैं कि हाँ बच्चे कैसे हैं। वहीं हम बात कर लें कि सिलेबस की,
तो कुछ टीचर्स का मानना केवल ये है कि हमें सिलेबस खत्म करवाना है, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये बच्चे के हमने टेस्ट ला दिए, सिलेबस खत्म करवा दिया, बच्चे ने मार्क्स ला के रख दिए जितने भी उसके आया, बस खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो ओवरऑल डेवलपमेंट पे, ओवरऑल वेल बीइंग पे भरोसा करते हैं। वो न्यूट्रिशन को भी देखते हैं, वो बच्चे के इमोशन भी देखते हैं, बच्चे की कठिनाई को भी समझते हैं। जैसे बच्चे वापस आए हैं, बच्चों बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम की या ऑनलाइन पढ़ने की इन सब चीजों की आदत लग चुकी थी। अब टीचिंग और ज्यादा कठिन कठिन होती जा रही है टीचर्स के लिए, कम से कम हाल के समय में। क्योंकि बच्चे पहली बात तो काफी समय से बाहर थे, वो लोग क्लासरूम लर्निंग से ही बाहर चले गए थे बेसिकली कहें तो। और कुछ बच्चों को काफी पीछे ढकेल दिया है इस पेंडेमिक ने, क्योंकि हम देखते हैं पिछले 1-1.5 साल से बच्चों ने कुछ नहीं किया, कुछ लोग तो केवल घर पे बैठे थे, उन पर मोबाइल भी नहीं है। और कुछ बच्चे बहुत आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने ऑनलाइन देखे, ये वीडियो देखे, वो प्लेटफॉर्म लिया, इसका सब्सक्रिप्शन लिया, वो किया, कोडिंग सीख ली, ये एनिमेशन ग्राफिक्स सीख ली, फलाना सीख लिया। तो कुछ बच्चे तो बहुत आगे बढ़ गए हैं और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पीछे ढकल गए हैं। तो अब बच्चों में बहुत ज्यादा दूरियां आ गई हैं, ये भी देखा जा रहा है। जब हम बात करें ना कि अब टीचर्स को यहाँ पे क्या जिम्मेदारी है, टीचर्स उनको केवल बच्चों के रूप में नहीं, केवल अपनी ओवरऑल जो गैप है उनके बीच में कम करने की कोशिश करें। देखो, पर्सनल लाइफ से जिन टीचर्स को लेना देना नहीं है, वो ओवरऑल वेलबींग पे ध्यान नहीं देंगे। वो आपसी बच्चों को कंपेयर नहीं करेंगे, वो एक चीज को कंपोज करेंगे कि हाँ ये सिलेबस है, ये कॉमन तरीका है, और इसी कॉमन तरीके से वो सबको पढ़ाते चले जाएंगे एक लाइन से। लेकिन वो कॉमन तरीका सबके लिए अब काम करने वाला नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता लगाना जरूरी है, जो कि हम लोगों ने बात की कि दूसरे टाइप की कैटेगरी के टीचर्स हैं वो काम करेंगे ये। तो ज्यादातर टीचर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो दूसरे टाइप के टीचर्स पैदा किए जा सके, ऐसे टीचर ज्यादा बनाए जा सकें जो बच्चे के केवल और केवल कोर्स और करिकुलम को पूरा करना को ही ना पूरा करें, वो उनके वेलबिंग पे भी ध्यान दें, वो उनके इमोशनल क्राइसिस को भी समझें। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों खत्म हो गए इस कोरोना में, तो उनपे एक अलग तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। और एक प्रॉब्लम और है टीचिंग में यहाँ पे कि डिजिटल जो लर्निंग है उसने बच्चों का बिहेवियर बहुत एडिक्टिव बना दिया है। बच्चों का अटेंशन स्पेन हो चुका है कम, बच्चे अटेंशन नहीं कर पा रहे। क्लास में बच्चे आधे 1 घंटे क्लास नहीं ले पाते, बच्चे परेशान हो जाते हैं, यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। उस अटेंशन स्पैम को सही करना, ये एजुकेशनल गैप को कम करना बच्चों की। और हाँ, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कोरोना में ड्रॉप कर गए, हो सकता है वो कभी वापस लौट के ही ना आए, कि बहुत से बच्चे हैं, और खासकर कि ये गर्ल चाइल्ड्स में ज़्यादा है कि जिन लोगों ने ड्रॉप किया है हो सकता है वो पढ़ाई में कभी वापस लौट कर ना आए। उनका एक डाटा होना जरूरी है, हमें पता करना जरूरी है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कहाँ बच्चों ने ज़्यादा ड्रॉप किया है। वहाँ वैसे प्रोग्राम्स चलाए जाएं, टीचर्स को ट्रेंड किया जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ओवरऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ध्यान देना जरूरी है इस समय, क्योंकि 1.5 साल का गैप बहुत बड़ा गैप होता है बच्चों के लिए जब हम एजुकेशन की बात करते हैं। तो दैट्स ऑल, इसी के ऊपर पूरा ये आर्टिकल था कि टीचिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एक आज का लास्ट आर्टिकल है, वो है स्पेशल राइट्स को लेके। मणिपुर हुए, नागालैंड हुए, इनके देखो हम देखते हैं लोगों के ट्राइबल हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने आर्टिकल 371 बनाया है। आर्टिकल 371 में 6 ऐसे अलग अलग प्रदेश हैं जिनमें उनकी ट्राइबल कम्युनिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। हाँ, वही हम देखते हैं कि दूसरी तरफ 370 जो आर्टिकल था जिसमें जम्मू कश्मीर के स्पेशल प्रोविजन थे, स्पेशल आइडेंटिटी थी, उसको सरकार ने खत्म कर दिया है। अब 371C की बात कर लो जिसमें मणिपुर के हैं, 371A की बात कर लो जिसमें नागालैंड के स्पेशल राइट्स हैं, उनको भी छीनने का प्रयास अब किया जा रहा है। इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है। होता क्या ना कि उनका देखो ज्यादातर ये कहना है इसमें कि सरकार का ये मानना है कि माइनॉरिटीज को सेपरेट करके, डिस्टिंग्विश करके एक स्टेटस दिया जाएगा तो भारत की नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल जो अखंडता है उस पर ये खतरा हो सकता है। और सरकार का कहना तो ये है कि देखो जम्मू कश्मीर में हमने वो एक अलग एंटिटी थी वो खत्म कर दी, राष्ट्र में मिला लिया उन लोगों को, तो अलगाववाद खत्म हो गया है, सब बड़ा विकास होने लगा है, वहां पे डेवलपमेंट आ गया है।
लेकिन ये चीज हम भी जानते हैं कि एक होमोजीनियस कल्चर को प्रमोट करना काफी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। हमें लोगों के स्पेशल स्पेशल दर्जों को समझना होगा, वो क्यों दिए गए हैं, क्योंकि वो स्पेशल हैं इसलिए दिए गए हैं, वो अलग हैं इसलिए दिए गए हैं। हाँ, और लेकिन सरकार का मानना है कि स्पेशल राइट्स स्पेशल टेंडेंसीज को बढ़ाता है और हमारे फेडरलिज्म के लिए ये खतरा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि भारत का जो फेडरलिज्म है वो डाइवर्सिटी की बात करता है। भारत का फेडरलिज्म बात ही करता है विभिन्नताओं की, कि विभिन्नता में एकता की बात करता है, को विभिन्नताएं बनी रहनी चाहिए, सब चीजों को अपनी तरफ से बढ़ना चाहिए। और इन विभिन्नताओं को खत्म करना भी एक बहुत खतरनाक खतरा हो सकता है भारत के लिए। जब हम कहना कि आदिवासी विशिष्ट पहचान, उसको संस्थागत करने की जरूरत है। ये बात बाय द वे भीमराव अंबेडकर ने कही थी कि जो आदिवासियों की विशिष्ट पहचान है, उनकी जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हमें इंस्टीट्यूशनल करने की जरूरत है। उनके लिए एक अलग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, उनकी विशिष्ट पहचान को बनाए रखना जरूरी है, उनकी विशिष्टताओं में उनको जीने रखना जरूरी है और उनको साथ में लेके चलना जरूरी है। ये है इंडिया का फेडरलिज्म। ये नहीं है कि उनकी विशिष्टताओं को खत्म करके उनको एक अपने में मिला लिया जाए। लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि जो हिल्स एरिया की जो ऑटोनोमस काउंसिल्स होती हैं, क्योंकि देखो वहां पे अलग तरीके की चीजें होती हैं, तो वहां की काउंसिल उसी हिसाब से बनाई जाती है। हिल एरिया की ऑटोनोमस काउंसिल में ऐसे लोगों को डाला जा रहा है जो कि वैली एरिया से आते हैं, जो डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करते, जो पहचानते ही नहीं है वहाँ के डाइवर्जेंस को, वहाँ की डाइवर्सिटी को, और वो हिल एरिया के ऑटोनोमस काउंसिल के अध्यक्ष या सदस्य बना दिए जा रहे हैं। वहीं लोग कहते हैं ना कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस की बात करते हैं कि पॉलिटिकल बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सरकारी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नेंस प्रॉब्लम्स हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी। बट पॉलिटिकल कन्वीनियंस की बातें तो तुम कर रहे हो, पर कहीं तुम अपने कमिटमेंट से पीछे तो नहीं हट रही है ये सरकार। ये सब भी बात की जा रही है कि सरकार जो कमिटमेंट करती है कि हाँ हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हमारी डाइवर्सिटी बनी रहनी चाहिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम लोग बात ही इसमें करते हैं, तो वो यूनिटी क्या डाइवर्सिटी खत्म करके आएगी? तो ये सब क्वेश्चनेबल बातें हैं, और यही सब चीजें इसमें दी हुई हैं कि हाँ जो हिल एरिया की जो ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं उनको वैसे ही रहना चाहिए, वैली एरिया के लोगों को उनमें नहीं आना चाहिए, डाइवर्सिटी को खत्म नहीं करना चाहिए, किसी भी देश के लिए ये अच्छा नहीं है, और ओवरऑल इंडियन फेडरलिज्म के लिए भी ये बहुत बुरा होगा। तो आज 14 सितंबर की बात करें तो जितना भी करंट था हमने डिस्कस कर लिया है।